हे हेलो एवरीवन, दिस इज एकता रस्तोगी एंड वेलकम बैक टू अपनी अध्ययनशाला। हम सब मिलकर साथ में क्या कर रहे हैं? यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स और एएमआरएस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इन सब एग्जाम्स की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकते हैं और आपसे एग्जाम 1 महीना 2 महीने के डिस्टेंस पर आपसे ले लिया जाएगा। तो हमको क्या करना है, एक एनालिसिस मैंने किया था जिससे मुझे पता चला कि जो एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो पीवाईक्यू के बेस पर ज्यादा पूछे जाते हैं। आप अगर एनालाइज करो तो आपको दिखेगा कि जो 2021 के पेपर थे यूपी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स, उसमें आपसे 80% तक पीवाईक्यू क्वेश्चन से पूछा गया है। बाकी के 20% क्वेश्चन जो हैं वो नए थे। तो 80% की तो तैयारी एटलीस्ट हमारी बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए। 20% के लिए हम और एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे। तो 20 वो जो 80% है, 80% की तैयारी के लिए हम यहाँ पर चला रहे हैं अपनी सीरीज, यानी 1000 एमसीक्यू सीरीज, जिसमें से हमने अभी पता है क्या कर लिया है? हमने कर लिया है यूपी टीजीटी का एक पेपर कर लिया है 2021 वाला, और अभी हम करने वाले हैं यूपी पीजीटी का पेपर, जिसमें से ऑलरेडी वैसे 80 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 81 से 100 तक अब हम करेंगे। आपको अगर इस पेपर को निकालना है तो देखिए, पीवाईक्यू आपके लिए की हो जाते हैं इस पेपर को सक्सेसफुली पास करने में। देखिए, आपको अगर जॉब चाहिए तो इसकी तैयारी अच्छे से करनी होगी, और तैयारी करने के लिए बेस मिल जाता है आपको पीवाईक्यू से। इसीलिए मैंने ये सीरीज निकाली है पीवाईक्यू की, जिससे कि आप लोग पीवाईक्यू के बेस से पता चल जाता है कि एग्जामिनेशन पेपर का लेवल क्या है, तो उस हिसाब से हम तैयारी कर पाते हैं। तो और पीवाईक्यू से आपके कितने क्वेश्चन उठ के भी आते हैं, तो ये तैयारी यहाँ से आप शुरू करते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा सेशन, जिसमें से हम 81 से 100 तक क्वेश्चन करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय, सकल लाभ अनुपात की गणना की जाती है। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस डिवाइडेड बाय ग्रॉस सेल्स इनटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, नेट प्रॉफिट अपॉन ग्रॉस सेल्स इनटू 100, या ग्रॉस रिसीव्ड अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट का जो रिलेशन निकलता है वो निकलता है आपके नेट सेल्स से। तो आपका आंसर हो जाता है, राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, यानी सकल लाभ डिवाइडेड बाय शुद्ध विक्रय गुणा 100। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which among the following is not a technique of business forecasting? देखिए, बिजनेस फोरकास्टिंग की दो तरीके की टेक्निक्स होती हैं आपकी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हो जाती है आपकी इंटरनल फोरकास्टिंग, जजमेंटल फोरकास्टिंग, या मार्केट रिसर्च मेथड हो जाता है। और इसी तरह से क्वांटिटेटिव में हो जाती है आपकी, जिसमें क्वांटिटी होती है, जैसे कि आपका ट्रेंड एनालिसिस हो गया, टाइम सीरीज एनालिसिस हो गया, रिग्रेशन हो गया, इनपुट आउटपुट एनालिसिस हो गया, एक्सट्रापोलेशन मेथड हो गया। तो यहाँ अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे। हमसे पूछा है कि आप ये बताइए टेक्निक कौन सी नहीं है। देखिए जरा, टाइम सीरीज होती है ना, वेरिएंस एनालिसिस नहीं पढ़ी हमने, रिग्रेशन एनालिसिस बिल्कुल होती है, इनपुट आउटपुट एनालिसिस भी होती है। तो रिग्रेशन वेरिएंस एनालिसिस आपका राइट आंसर हो जाएगा, विचरण विश्लेषण, जो कि हमारी टेक्निक नहीं होती बिजनेस फोरकास्टिंग की। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्केलर चेन प्रिंसिपल हैड बीन गिवन बाय, स्केलर चेन का प्रिंसिपल किसने दिया है? सोपान श्रृंखला सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? देखिए, ये किया है आपका हेनरी फ्योल ने। हेनरी फ्योल ने कहा कि जो हर सबॉर्डिनेट को अपने सुपीरियर, जिससे उसको ऑर्डर मिलना है, वो फिक्स पाथ होना चाहिए। इनका कहना था कि इस तरह से चेन होनी चाहिए, और इस चेन के पाथ को ही फॉलो करते हुए हर कोई ऑर्डर लेगा, यानी हायर टू लोअर चलनी चाहिए। अगर अर्जेंसी हो जाती है, ये स्केलर चेन है, अगर अर्जेंसी हो जाती है और आपको किसी सेम लेवल के बंदे से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है, तो आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? गैंग प्लैंक बना के, इसको बोला जाता है गैंग प्लैंक। राइट, ये है आपकी स्केलर चेन। ठीक, तो ये दी किसने? आपकी हेनरी फ्योल ने दी है। हेनरी फ्योल, जो कि स्केलर चेन प्रिंसिपल के प्रतिपादक करता है। मोटिवेशन इज रिलेटेड टू, अभिप्रेरणा का संबंध है किससे? प्लानिंग से, कंट्रोलिंग से, लीडरशिप से, ऑर्गेनाइजिंग से, नियोजन से, नियंत्रण से, नेतृत्व से, संगठित करने से, किससे होता है? देखिए, मोटिवेशन का आपका संबंध होता है लीडरशिप से।
जो लीडर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को सबको क्या करता है, अभिप्रेरण करता है उनको मोटिवेट करता है काम करने के लिए, जो बिजनेस के गोल्स को पूरा कर सके जिससे, है ना। तो लीडरशिप से रिलेटेड होता है मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम फॉर कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड। यानी लेखांकन प्रणाली जो अदत्त व्ययों तथा उपार्जित आयों को लाभ की गणना करने के लिए संज्ञान में नहीं लेती कहलाती है क्या। देखिए, दो तरीके की होती है सिस्टम, कौन सी होती है, एक तो कैश सिस्टम होती है और एक होती है एक्रूअल बेस्ड सिस्टम। कैश सिस्टम होती है जिसमें सारे कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो आता है, यानी जितना आपको रिसीव हो रहा है एक्चुअल में वो लिखोगे, जितना आपका एक्चुअल में एक्सपेंस हुआ है वो लिखोगे। यहाँ पर आपके एक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये सब नहीं लिखे जाते, वो सब लिखे जाते हैं आपके एक्रूअल बेसिस में। वहां पर जब अर्न हो जाती है या इनकम अर्न हो जाती है और एक्सपेंसेस जब अराइजेस हो जाते हैं तब आप वहां लिख लेते हो, किसमें, एक्रूअल सिस्टम में। आपकी कैश सिस्टम ऐसी सिस्टम होती है जिसमें सिर्फ कैश के आइटम्स को लिखा जाता है, ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है। तो यहां इन्होंने पूछा है डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्रूड इनकम। अगर ये कहता इंक्लूड करता है तो हमारा आंसर हो जाता है एक्रूअल बेस्ड सिस्टम। यहां इसने पूछा है डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन, तो ये हो जाता है आपका कैश सिस्टम, राइट, रोकड़ प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया है आपको इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख की, 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख की, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखी है 1 लाख और 8% डिबेंचर्स आपको दे रखे हैं 4 लाख के, टोटल एसेट्स हैं 10 लाख की, कैपिटल गियरिंग रेशियो विल बी। आपको इसमें से पूंजी दंतीकरण अनुपात होगा ये निकालना है, ठीक है। क्या होगा, देखिए जो कैपिटल गियरिंग रेशियो होता है ये होता है प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड गियरिंग कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ठीक। जरा इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है इसका फॉर्मूला, देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस आपके लॉन्ग टर्म डेब्ट जितने भी होते हैं ना वो, डिवाइडेड बाय आपकी आ जाती है इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस इसमें से हम कर देते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। क्या माइनस कर देते हैं हम, फिक्टिशियस एसेट्स। इसको फिक्स एसेट्स मत समझ लीजिएगा, फिक्टिशियस एसेट्स, एक सेकेंड, फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। इसको फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर देते हैं। ये उसका मतलब होता है, देखिए फिक्स्ड बेयरिंग कैपिटल। फिक्स्ड बेयरिंग कैपिटल का मतलब क्या है, देखिए इस पर फिक्स रेट से आप क्या करते हो, डिविडेंड देते हो। इस पर फिक्स रेट से लॉन्ग टर्म डेब्ट में आपके डिबेंचर आ जाते हैं और डिबेंचर आपके उस पर भी फिक्स रेट से आप क्या करते हो, इंटरेस्ट पे करते हो। तो ये फिक्स वाली तो ऊपर आ गई, इनको बोलते हैं हम फिक्स्ड डिवाइडेड बाय वेरिएबल। वेरिएबल कौन सी है हमारी, इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या इस पे फिक्स होता है क्या रेट, नहीं होता है, डिविडेंड का रेट फिक्स, तो इसलिए वेरिएबल इनको बोला जाता है। तो इसका बेसिकली हम कहते हैं फिक्स्ड बियरिंग कैपिटल टू वेरिएबल बियरिंग कैपिटल, ठीक। बट यहाँ क्वेश्चन में आपसे ना आंसर जो निकाला है इन्होंने किस तरह से निकाला है, इसको उल्टा कर दिया है। इस फॉर्मूले को इन्होंने वेरिएबल अपॉन फिक्स्ड करके निकाला है। वेरिएबल कैपिटल जो है, वेरिएबल कैपिटल आपके ऊपर रखी गई है और फिक्स्ड कैपिटल आपकी नीचे रखी गई है, फिक्स्ड बेयरिंग कैपिटल। तो आपको क्या करना है, पेपर में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए दोनों तरीके से निकालिए, फिक्स्ड बेयरिंग और वेरिएबल बेयरिंग से, दोनों से अगर निकालेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा किससे आंसर निकल रहा है। इन्होंने यहाँ वेरिएबल वाले से निकाला तो हम भी वेरिएबल से निकाल लेते हैं। देखिए क्या है, वेरिएबल होती है आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो हमें इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी दे रखी है, 3 लाख, और रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं 1 लाख। तो दोनों मिलाकर कितने हो जाते हैं, 4 लाख, ठीक है। कितने हो जाते हैं हमारे, 4 लाख, डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी कितनी है, 2 लाख की, और लॉन्ग टर्म डेब्ट में आ जाते हैं डिबेंचर्स जो कि 4 लाख के। तो 2 और 4 कितने हो गए, 6 लाख, राइट। अब आप इससे निकाल लीजिए, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा पॉइंट में 6×36 और ये हो गया 6.67, ठीक। तो रेशियो बन जाता है आपका 0.67:1। ये वाला सी आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर।
तो बस क्वेश्चन में यहाँ ये याद रखना है आपको, अगर वो किस तरह से पूछ रहा है आपसे, फिक्स्ड बेयरिंग अपॉन वेरिएबल से पूछ रहा है तो उससे निकाल देंगे, वेरिएबल डिवाइडेड बाय फिक्स्ड से पूछ रहा है तो आप उससे निकाल देंगे, ठीक है, दोनों से कैलकुलेट करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स, गत वर्ष से अभिप्राय होता है, क्या होता है प्रीवियस ईयर? देखिए प्रीवियस ईयर होता है जिस साल में आपने इनकम अर्न की है, ठीक, वो हो जाता है प्रीवियस ईयर, और उस पर जो टैक्सेशन लगेगा वो अगले साल लगेगा यानी नेक्स्ट ईयर, उसको बोलते हैं हम असेसमेंट ईयर। ओके, तो असेसमेंट ईयर से मैं ये भी कह सकती हूँ ना, प्रीवियस ईयर आपका क्या है, जस्ट प्रीसीडिंग वाला, एक साल पहले वाला जो साल होता है वो आपका क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पढ़ लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर होता है, नहीं, अकाउंटिंग ईयर होता है, कैलेंडर ईयर होता है, या फाइनेंशियल ईयर जस्ट बिफोर असेसमेंट ईयर? यही राइट आंसर है, कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष से अभिप्राय है आपका प्रीवियस ईयर। ओके, नेक्स्ट पे चलते चलिए। अब कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स डिबेंचर, एक कंपनी द्वारा ऋण पत्रों का शोधन नहीं किया जा सकता, अपने ऋण पत्रों को शोधन नहीं कर सकती, किसमें से, आउट ऑफ एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट, देखो संचित लाभों से तो कर सकती है, और एक तरीका होता है उसका कि जो है कि वो ओपन मार्केट में अपने ही डिबेंचर्स को कैंसिल करने के लिए परचेज कर ले, ये तरीका भी है, या फिर एक तरीका है कि वो कन्वर्ट कर ले अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में, तो भी हो सकता है। तो यहाँ पढ़ लेते हैं कि आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, संचित लाभों से बिल्कुल हो सकता है, आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, संचित हानियों से कैसे रिडम्पशन हो जाएगा भाई? तो राइट आंसर तो हमारे यही दिख गया हमको, है ना। अब आगे पढ़ लेते हैं, बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम मार्केट, यानी अपने ऋण पत्रों को बाजार से क्रय करके, बिल्कुल हो सकता है, अभी बताया ओपन मार्केट में अपने ही डिबेंचर्स को क्रय कर लेना क्या हो जाएगा, मतलब कैंसिल करने के लिए। ठीक, बाय कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, शेयर्स में कन्वर्जन करना भी एक तरीका होता है रिडम्पशन करने का। तो राइट आंसर है आपका बी, जिसमें कि एक्यूमुलेटिव लॉसेस से आप नहीं कर सकते ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, देनदारों से संग्रहण, ठीक है, आपका डिक्रीज करंट रेशियो कर देता है, इंक्रीज करंट रेशियो कर देता है, हैज नो इफेक्ट करंट रेशियो एंड इंप्रूव द सॉल्वेंसी रेशियो। देखो एक बात समझ लेते हैं, आपके पास करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, राइट। मान के चलते हैं कि करंट एसेट्स आपकी कितनी है, 2 लाख की है, ठीक है, और जो करंट लायबिलिटी आपकी कितनी की है, वो 1 लाख की है। ठीक, अब आपसे कहा जा रहा है कलेक्शन फ्रॉम डेटर, मान लेते हैं कि कलेक्शन हुआ है डेटर से कितने, 10,000 रुपए का, तो जब कलेक्शन हो गया तो डेटर्स को तो मैं कम कर दूं ना, करंट एसेट्स में से 10,000 की मैं ये कम कर देती हूँ। फिर जब कलेक्शन हो गया यानी कि मेरे पास बैंक में आया है पैसा या फिर कैश आया है, तो मैं उसको प्लस कर दूं 10,000। तो जरा देखिए यहाँ पर 10,000 से 10,000 तो वैसे ही कैंसिल हो गया, क्या हमारे रेशियो पे फर्क पड़ रहा है? 2 लाख 2 अपॉन क्या हुआ है, 1 लाख, तो यहाँ रेशियो तो वही रहने वाला है 2:1, कोई डिफरेंस नहीं आया, पहले जितना था अभी भी उतना है। ठीक, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हैज नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो, ना तो वो बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि करंट एसेट्स में ही एक बार प्लस कर दिया है एक बार माइनस कर दिया है, तो वही क्या होगा आपका हैज नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो। ठीक है, अगर ऐसा होता, एक टर्म होती है आपकी करंट एसेट्स की और एक टर्म होती है आपकी करंट लायबिलिटी की, तो फर्क पड़ता, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, द कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन बी कंप्यूटेड बिटवीन, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जा सकता है 2 वेरिएबल्स यानी 2 चरों के मध्य, 2 एट्रीब्यूट्स 2 गुणों के मध्य, 2 नंबर्स 2 संख्याओं के मध्य, 2 अजम्पशंस 2 मान्यताओं के मध्य। क्या आंसर होगा इसका? देखिए एट्रीब्यूट्स में तो कोएफिशिएंट कोरिलेशन नहीं निकलता है, आपका होता है 2 वेरिएबल्स, नंबर्स में भी नहीं, अजम्पशंस में नहीं, हमेशा हमने पढ़ा ही है 2 वेरिएबल्स के बीच में जो चेंजेस होते हैं उनके बीच का जो रिलेशन होता है वही आपका क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द मेजर बेस्ड ऑन ईच वैल्यू ऑफ सीरीज इज, श्रेणी के प्रत्येक मान पर आधारित माप है, क्या है? देखो रेंज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्वार्टर डेविएशन है, इंटर क्वार्टर रेंज है, क्या हो सकता है आपके हिसाब से? देखो भाई रेंज का फॉर्मूला होता है आपका हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट, है ना, हाईएस्ट वाली वैल्यू लेते हो आप और एक स्मॉलेस्ट वाली ले लेते हो और काम खत्म हो जाता है। तो ये तो पूरी
पूरी प्रत्येक श्रेणी की माप को नहीं ले रहा है, राइट। तो ये तो नहीं है हमारा। अब क्यूडी का फॉर्मूला होता है आपका Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। इसमें भी आप Q3 निकाल रहे हो, Q1 निकाल रहे हो, उसमें से डिफरेंस करके 2 कर देते हो, उसको डिवाइड कर देते हो, तो ये भी नहीं होगा। इंटर क्वार्टल रेंज का फॉर्मूला होता है आपका Q3 माइनस Q1, राइट। तो इसमें भी आपका जो है मीडियन की तरह ही यूज होते हैं ना ये इनमें भी आपका सारी जो सीरीज होती है उसका यूज नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आपका जैसे इसमें से स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें सारी श्रेणी की सारे मान को यूज किया जाता है, क्योंकि वो मीन पर निकलता है और मीन तो सारी आपकी ईच वैल्यू को कंसीडर करता है ना। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्यों होता है? क्योंकि मीन पर कैलकुलेट करते हैं हम इसको, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, written agreement, the written agreement between the partners to form a partnership is called। पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए एक रिटन एग्रीमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? उसको हम साझेदारी संलेख कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज कंसर्न विद, नियंत्रण प्रक्रिया संबंधित होती है किससे? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस यानी वास्तविक निष्पादन के मापन से, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स मानकों के निर्धारण से, असाइनिंग द टास्क कार्यों के अभी हस्तांकन से, डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स यानी लक्ष्यों के निर्धारित करने से। देखिए, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग क्या होता है? आप जब एस्टिमेशन लगा लेते हो किसी काम का, स्टैंडर्ड बना लेते हो और एक्चुअल जो काम आपका निकल के आता है उसमें जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हो जाती है उन दोनों में जब आप कंपैरिजन करते हो, है ना, वही क्या होता है? कंपैरिजन करके जो डिफरेंस आया उसको सही करने की कोशिश करते हो, वही क्या है? आपका कंट्रोलिंग होता है, नियंत्रण की प्रक्रिया कहलाती है। तो मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, एस्टिमेटेड से आप उसको चेक करते हो कितना आपका वेरिएशन आ रहा है और फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, राइट। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज कंप्यूटेड ऑन देयर, स्थायी संपत्तियों पर ह्रास की गणना की जाती है उनके बुक वैल्यू पर, पुस्तक मूल्य पर। सबको पता है कि भाई जो डेप्रिसिएशन है वो फिक्स्ड एसेट्स की बुक वैल्यू पर निकाला जाता है। जो आपकी एसेट साइज है उसमें आप फिक्स्ड एसेट्स को बुक वैल्यू पे दिखाते हो और फिर उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करते जाते हो, ठीक है, तो वो आपका बुक वैल्यू पे निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जब डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं तो आपकी नेट बुक वैल्यू आ जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, द फोर्स दैट ड्राइव्स अ पर्सन टू टेक एक्शन इज कॉल्ड, वह शक्ति जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए गति प्रदान करती है कहलाती है। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है। आज भी आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपका मोटिवेशन है कि आपको जॉब चाहिए, है ना। तो हर काम के लिए जो चीज आपको करने के लिए गति प्रदान करती है वो क्या होती है? मोटिवेशन होती है, ठीक। क्या है? अभिप्रेरण, ठीक। जैसे हम मोटिवेटेड हैं अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मार्शल द बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज, मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत का आधार है क्या? देखिए, सम सीमांत उपयोगिता नियम, समान अनुपात का नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। देखिए, होता क्या है, एल्फ्रेड मार्शल ने आपका यूटिलिटी अप्रोच दी। यूटिलिटी अप्रोच उनकी ये कहती है कि जो कंज्यूमर जो गुड्स को कंज्यूम करता है उससे जो उसको यूटिलिटी मिल रही है वो क्वांटिटेटिव टर्म में आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हो, मतलब उसको मेजर कर सकते हो। तो उसको उन्होंने कहा कि आप यूटिल्स में उसे मेजर कर सकते हैं। इस अप्रोच के अंदर उन्होंने सिंगल कमोडिटी पर अप्रोच पर निकाली है और कुछ नियम निकाले आपके टू कमोडिटी पर। तो सिंगल कमोडिटी वाली जो अप्रोच है इनकी वो कहलाती है आपकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप किसी चीज का कंजम्पशन करते जाते हो तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है ना, मार्जिनल यूटिलिटी, वो धीरे धीरे घटती जाती है। तो वो उसका मतलब यही है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इस लॉ में ही बात की गई है आपके कंज्यूमर सरप्लस की। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? देखिए, मान लिया आपको एक पेन चाहिए था, आप वो पेन को खरीदने के लिए 5 रुपए खर्च करने के लिए तैयार थे। आप मार्केट गए, मार्केट में शॉपकीपर से पूछा, उसने कहा कि 3 रुपए का है। अब आपको खुशी हुई, आप देने तो वाले थे, उसके लिए विलिंग तो थे आप 5 रुपए देने के लिए, बट वो आपको 3 रुपए में मिल रही है। तो जो आप एक्स्ट्रा विलिंग थे ना
पे करने के लिए, वही आपका कंज्यूमर सरप्लस होता है। ठीक है, तो ये बात कही गई है आपके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। ठीक है, राइट आंसर इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम कंट्रोल रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ। प्रबंधकीय प्रतिवेदन प्रणाली के अंतर्गत नियंत्रण प्रतिवेदन एवं सूचना प्रतिवेदन अभिन्न अंग है किसका? देखिए, जो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग है ना, उसमें आपकी जो रिपोर्टिंग होती है वो 4 तरीके से होती है। देखिए, इंफॉर्मेशंस को देने के लिए, डेटा और इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए, टेक्निक्स के लिए, ठीक है, फंक्शन एरिया के लिए और यूजर्स को देने के लिए। ठीक है, तो आपकी जो रिपोर्टिंग है, आपकी इंफॉर्मेशन और डेटा वाली जो होती है ना, उसके अंदर आ जाती है आपकी ऑपरेटिंग रिपोर्ट, है ना, और एक हो जाती है आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट। अभी फाइनेंशियल रिपोर्ट भी 2 टाइप की होती है। कौन सी होती है? स्टैटिक रिपोर्ट, और एक होती है डायनेमिक रिपोर्ट। ठीक, ऑपरेटिंग रिपोर्ट जो होती है आपकी होती है 2 टाइप की, एक तो होती है कंट्रोल रिपोर्ट, ठीक, और एक होती है आपकी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो आपसे यही पूछा गया है कि कंट्रोल रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किसका इंटीग्रल पार्ट है? वो पार्ट है आपकी ऑपरेटिंग रिपोर्ट का, ना कि फाइनेंशियल रिपोर्ट का। फाइनेंशियल रिपोर्ट की पार्ट क्या है आपके? स्टैटिक रिपोर्ट और डायनेमिक रिपोर्ट। ये बल्कि कंट्रोल रिपोर्ट जो होती है ना, ये आगे भी 2 टाइप्स की होती है आपकी। एक होती है करंट कंट्रोल रिपोर्ट, एक होती है समरी कंट्रोल रिपोर्ट। ठीक है, तो राइट आंसर इज यहाँ पर ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स, परिचालन प्रतिवेदों का पार्ट होते हैं कंट्रोल रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, जब शेयर्स का हरण होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय, जो अंश पूंजी खाता है उसको कैसे डेबिट करते हो आप? देखिए, जब आप शेयर फॉरफिटेड होते हैं, यानी जो डिफॉल्ट शेयर होल्डर्स होते हैं, जब पैसा नहीं देते तो उनकी जो पैसा उन्होंने दिया था ना, उसको भी जो कंपनी है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास इतना पावर होता है कि वो क्या कर सकते हैं, उसको सीज कर सकते हैं, उनके पैसे को जो उन्होंने दिया था। ठीक, तो उसके लिए बट उनको 14 दिन का ना पहले से उनको एक नोटिस देना पड़ता है। उस 14 डेज में अगर वो उन्होंने पे नहीं किया तो वो सीज हो जाते हैं, उनके शेयर्स फॉरफिट कर लेती है कंपनी। तो उसके लिए क्या एंट्री बनाते हैं आप? एंट्री बनाते हैं शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉज इन एरियर्स। ठीक है, क्या एंट्री बन जाती है? शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉज इन एरियर। कॉज इन एरियर में आ जाती है जितने पैसे उन्होंने उतने शेयर्स पर पैसे नहीं दिए। ठीक है, जो नहीं दिए हैं वो आ जाते हैं। शेयर फॉरफिटेड में आ जाते हैं जो फॉरफिटेड शेयर थे उन पर कितना पैसा मिल चुका है वो इसमें लिखा जाता है। शेयर कैपिटल में आती है आपके जितने शेयर फॉरफिटेड किए हैं आपने, उन पर कितना कंपनी ने मंगाया है, कितना कॉल्ड किया है, उतना आता है। यानी यहां पर आप कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हो फॉरफिटेड शेयर से। ठीक है, फॉरफिटेड शेयर से कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लीकेशन करके आपके यहाँ शेयर कैपिटल में लिख देते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाता है हमारा कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, जिस पर शेयर कैपिटल में आपकी अमाउंट डेबिट की जाती है वो होती है आपकी कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रीमियम पेड ऑन द ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर्स इज, साझेदारों के संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी पर चुकाए गए प्रीमियम को क्या किया जाता है? देखिए, जो आपकी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होती है वो फर्म लेती है अपने सभी पार्टनर्स के लिए उनकी लाइफ पर। ठीक है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसके लिए सभी पार्टनर्स क्या करते हैं? प्रीमियम देते जाते हैं हर साल। तो प्रीमियम क्या होता है? एक खर्चा होता है, और खर्चे को हम कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, और वो भी डेबिट करते हैं हम। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, अब इसके बाद जो क्लेम, मतलब जब फाइनल मैच्योरिटी हो जाती है उस इंश्योरेंस पॉलिसी की, या डेथ हो जाती है किसी डिसीज पार्टनर की, तो आपके जो क्लेम के पैसे हैं वो सारे के सारे शेयर्स होल्डर जो है अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेते हैं। ठीक है,
बल्कि यहाँ आपका जो प्रीमियम का खर्चा है वो आप डेबिट करोगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट भी चलते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? किसे वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? आई होप आप लोग जानते हैं सब, एफ.डब्ल्यू. टेलर, यानी एफ.डब्ल्यू. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स दी हैं, बहुत सारी ट्रिक्स दी हैं, जो कि मेथड्स दिए हैं, जो कि मैनेजमेंट में यूजफुल होते हैं सुपरविजन के लिए। राइट, चलिए, हाँ, तो आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।